हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो आज हम सभी गुप्त वंश को कवर करने वाले हैं और लास्ट में गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बात करते हैं सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के हमको या कह सकते हैं गुप्त वंश के इतिहास को जानने के साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो कई साहित्यिक स्रोत है, वहां से भी हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। कई ऐसे बौद्ध ग्रंथ है, वहां से भी गुप्त वंश को या गुप्त वंश के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और कई ऐसे विदेशी यात्री हैं, उनसे भी हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर डिटेल से जाने साहित्यिक स्रोतों में तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की कुछ रचनाएं और मुद्रा राक्षस, ठीक है, इनसे हमको गुप्त वंश के बारे में या कह सकते हैं गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो मुद्रा राक्षस है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने। आगे बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथों में आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और वसुबंधु चरित्र, इनसे भी गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों में बात करें तो फायान, हैंगसांग और अलबरूनी, ओके, ये विदेशी यात्री थे। इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, तो इनसे भी गुप्त वंश के इतिहास की हमको जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे। ठीक है, और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ओके, तो आगे हम बात करेंगे गुप्त वंश में जितने भी शासक हुए, इंपोर्टेंट शासक, उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिसने स्थापना की थी उनके बारे में जान लेते हैं, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है और इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया और इसने महाराजा की उपाधि धारण की। ओके, तो ये हो गया श्रीगुप्त के बारे में। आगे है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। आगे इंपोर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था और इसने किसकी उपाधि धारण की थी? इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त वंश या गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ओके, तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे इंपोर्टेंट शासक है समुद्रगुप्त। यह कुमार देवी का पुत्र था और इसने अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा था। ओके, समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक और विस्तारवादी थी। इसने आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण भारत के इसने 12 राज्यों को पराजित कर दिया था और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हाईलाइटेड पॉइंट है इंपोर्टेंट, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया समुद्रगुप्त के बारे में। आगे है रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गुप्त वंश का अगला शासक बना, परंतु यह अयोग्य शासक था, लेकिन इसने सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए थे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के बाद उसका अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना और इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब धारण की थी? जब उसने शकों को पराजित किया था। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। आगे है इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फायान भारत आया था। ओके, तो चीनी यात्री फायान किसके शासन काल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। जैसे अकबर के दरबार में रहते थे ना, वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 विद्वान रहते थे। और जो 9 विद्वान थे अलग अलग फील्ड में कह सकते हैं एक्सपर्ट थे, जिनमें से सबसे पहले थे धन्वंतरी। ठीक है, जो धन्वंतरी थे वह आयुर्वेद के ज्ञानी थे। उसके बाद थे छपड़क, जो विद्वान भी थे और नीतिज्ञ से परिपूर्ण भी थे। तीसरे थे उनके पास शंकु, जो ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। उसके बाद चौथे नंबर पे थे उनके पास बेताल भट्ट, जो तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। उसके बाद उनके पास थे घटकरपर, जो एक कवि थे। फिर थे उनके पास वररुचि, जो व्याकरण मतलब व्याकरण के ज्ञानी थे। उसके बाद थे उनके पास अमर सिंह, जो कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। फिर उनके पास थे वराहमिहिर, जो खगोल वैज्ञानिक थे। और फिर उनके पास थे कालिदास, जो इम्पोर्टेंट है, वह संस्कृत के महाकवि थे। ठीक है, इनमें से इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्पज से धन्वंतरी है, उसके बाद है वराहमिहिर, कालिदास। चलो इतना हो गया। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट और शासक है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। किस शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, आगे है कुमारगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना और इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए। ठीक है, आगे है एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और इसी से ही हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भी मिलता है। तो किस अभिलेख से? एरन अभिलेख से। ठीक है, किस चीज की जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ओके, आगे है इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गुप्त वंश के जो इंपॉर्टेंट शासक थे उनको कवर कर लिया। ओके, आगे बात करते हैं गुप्त वंश में जो इंपॉर्टेंट लेखक थे उनकी रचनाएं क्या थी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले लेखक थे गुप्तकालीन कालिदास। ठीक है, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद इन्होंने विक्रमोर्वशी, तीसरी लिखी थी इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम, फिर लिखी थी इन्होंने महाकाव्य कविताएं रघुवंश, और फिर लिखा था इन्होंने कुमार संभवम और मेघदूतम। ये इनकी कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली उनकी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये इंपॉर्टेंट है, मालविकाग्नि मित्रम भी इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम भी इंपॉर्टेंट है और मेघदूतम भी। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेखक है गुप्तकालीन, वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त की सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, वह है उनकी तीसरे नंबर की मुद्रा राक्षस। ठीक है, आगे है शूद्रक। ठीक है, शूद्रक ने भी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखी, जिसमें से है मृच्छकटिकम, वासवदत्ता, पद्म प्रभर्तका, फिर है विनवास वदत्त, एक भाना, एक लघु एकांकी कलाप है ये, और फिर है पद्म प्रभर्तक। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मृच्छकटिकम और वासवदत्ता। ठीक है, आगे है हरिसेन, जिन्हें हरिसेन भी कहते हैं। ठीक है, जो हरिसेन थे 4वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। ठीक है, संस्कृत के कवि थे। ठीक है, वो समुद्रगुप्त की सभा के महत्वपूर्ण सभापति और मंत्री थे। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना प्रयाग प्रशस्ति को माना जाता है और इसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है और उनकी रचना इलाहाबाद के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण पाई गई थी। ठीक है, तो ये किसके समकालीन थे? ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति।
और यह एक संस्कृत कवि थे। तो ठीक है, ये हो गए हैरिसेन के बारे में। आगे इंपोर्टेंट लेखक हैं गुप्तकालीन भास। भास को संस्कृत का श्रेष्ठ नाटककार माना जाता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में या जीवन काल के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। भास की सबसे प्रसिद्ध रचना स्वप्नवासवदत्ता को माना जाता है। ठीक है, आगे है भारवी। कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य उनकी सबसे महान रचना है। कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें शिकारी अर्जुन और कीर्तारूपीधारी शिव के बीच के धनुर्युद्ध के बारे में वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कीर्तार्जुनीयम किसने लिखी थी? वो लिखी थी भारवी ने, जो एक गुप्तकालीन लेखक थे। आगे इंपोर्टेंट है दंडी। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित दंडी की प्रसिद्ध रचनाएं थी। 10 कुमार चरित मतलब द टेल ऑफ द 10 प्रिंसेस, जिसमें 10 राजकुमारों के कारनामों का वर्णन है। ओके, तो ये थे दंडी। आगे इंपोर्टेंट कवि थे माघ। माघ संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवियों की त्रयी में से एक थे। ठीक है, महाकवियों की त्रयी मतलब जो माघ थे, भारवी थे और कालिदास थे, उनमें से एक थे माघ। माघ का जन्म होता है भीनभाल के एक प्रतिष्ठित श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में, और माघ के पिता का नाम दक्तक था। ठीक है, और माघ ने शिशुपाल वध नामक एक ही महाकाव्य लिखा। ओके, और इसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो शिशुपाल वध का वर्णन किसमें किया गया है? जो लिखी थी माघ ने अपनी कह सकते हैं पुस्तक या काव्य, वो था शिशुपाल वध, उसमें किया गया है। फिर है ईश्वर कृष्ण। स्मिथ के मतलब कह सकते हैं ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित जो कारिका है, सांख्य दर्शन पर उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो ईश्वर कृष्ण ने क्या लिखा था? कारिका, जो सांख्य दर्शन पर उपलब्ध है। ठीक है, और ईश्वर कृष्ण खुद को मूलतः अनिश्वरवादी मानते थे। ओके, तो ये हो गया ईश्वर कृष्ण के बारे में। आगे है भर्तृहरि। संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में भी प्रसिद्ध है, और उनके द्वारा रचित नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियां आज भी लोगों को काफी प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो भर्तृहरि ने कौन कौन सी लिखी? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आगे है वात्सायन। मलंग वात्सायन या महर्षि वात्सायन गुप्त काल के सबसे महान दार्शनिक माने जाते हैं, और वात्सायन का काल 2री और 3री शताब्दी के दौरान माना जाता है। उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना में माना जाता है। उन्होंने कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष्य को लिखा। ठीक है, उनकी श्रेष्ठ रचनाओं में थी, मतलब कह सकते हैं श्रेष्ठ रचनाओं में से थी कामसूत्र और न्याय सूत्र भाष्य। ओके, आगे इंपोर्टेंट है व्यास। व्यास ने व्यास भाष्य को लिखा है, जो योग दर्शन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इंपोर्टेंट लेखक थे गुप्तकालीन, उनको हमने डिटेल से कवर कर लिया। ठीक है, डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। ओके, अब डिटेल से गुप्तकालीन मंदिरों को भी कवर कर लेते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पर्पज से पूछे जा रहे हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ कह सकते गुप्तकालीन मंदिर है, उनको इस वीडियो में मैंने कवर किया। सबसे पहले जो मंदिर है गुप्तकालीन, वह है एरण का विष्णु मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर अब लगभग नष्ट हो चुका है। ठीक है, केवल भग्नावशेष ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर। ठीक है, क्योंकि ये एरण नामक स्थान पर, तो इसलिए इसी का नाम एरण का विष्णु मंदिर रख दिया है। ठीक है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। आगे है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। यह है मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में स्थित यह मंदिर ईंटों से निर्मित है। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या बचा है? सिर्फ गर्भगृह ही बचा है, और इस मंदिर को गुप्त काल के अंतिम समय का माना जाता है। किसको माना जाता है? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को। आगे इंपोर्टेंट मंदिर है अहिछत्र का मंदिर।
यह बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित यह मंदिर ईंटों से निर्मित है जो भगवान शिव को समर्पित था। आगे इंपोर्टेंट है नचना कुठार का मंदिर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार का मंदिर स्थित है और इसका निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है जो 10.50 मीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यह मंदिर गुप्त काल की उत्कृष्ट रचना है। 1.50 मीटर ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित यह मंदिर की ऊंचाई 12 मीटर है और मंदिर का शिखर पिरामिड के आकार का बना है। ठीक है, उसके बाद है सांची का मंदिर। सांची के स्तूप के दक्षिण पूर्व में स्थित छोटे आकार में यह मंदिर निर्मित किया गया है जो सांची के मंदिर संख्या 17 के रूप में जाना जाता है और इस मंदिर में गर्भगृह का मंडप एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट है भूमरा का शिव मंदिर। पत्थर से निर्मित यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा नामक स्थान पर बनाया गया है और इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां भी बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट गुप्तकालीन मंदिर थे जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। आगे बात कर लेते हैं गुप्तकालीन समाज क्या था और वहां की उस समय पर अर्थव्यवस्था क्या थी। तो जो गुप्तकालीन समाज था वो परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था और भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है, भू राजस्व कितना होता था? कुल आय का 1/6 हिस्सा। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी जो ग्रामीण के अधीन होती थी। ओके, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, और गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है गुप्त काल की। अब हमारा समय है टेस्ट का। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा उपज का चौथा भाग, उपज का आधा भाग, थर्ड है उपज का 8वां भाग और फोर्थ है उपज का 6वां भाग। ठीक है, तो अभी हम सभी ने पढ़ा कि भू राजस्व की दर क्या होती थी? कुल आय का 1/6 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर, अमरावती, बोधगया और प्रयाग। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3, क्या है? बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकाल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त सभी के कारण, सेकंड है प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, थर्ड है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण और फोर्थ है व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 3, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4, गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो आपके पास ऑप्शन है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, उपरोक्त सभी शकों का उन्मूलन करने के बाद और फोर्थ है चांदी के सिक्के जारी करने के बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 3, शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट है गुप्तकाल की सोने की मुद्रा किसको कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास काकिनी, निष्क, करसापरण और निदनार। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शन है नालंदा,
तक्षशिला, कांची और बल्लभी। तो राइट आंसर है नालंदा। नेक्स्ट है सर्व राजोच्छिकता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, तो राइट आंसर होगा पहला, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ऑप्शन है आपके पास श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन थर्ड, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास धारवाड़, वाराणसी, विदिशा और उज्जैन। तो राइट आंसर है आपका उज्जैन। नेक्स्ट है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास शक, सातवाहन, कर्ण और वाकाटक। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 वाकाटक। नेक्स्ट है फायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, वर्मा और भूटान। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 चीन। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन है एरन अभिलेख से, विलसत स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख से और फोर्थ है भीतरगांव लेख से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन है मौर्य काल से, गुप्त काल में, कुषाण काल में और सैंधव काल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 गुप्त काल में। नेक्स्ट है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन है भानुगुप्त, वराहमिहिर, बाणभट्ट और आर्यभट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आर्यभट्ट। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन है आपका शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4 अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन है रूपक, करसापण, दिनार और पण। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 1 रूपक। ठीक है, सोने के सिक्कों को क्या दिनार कहा जाता है, चांदी के सिक्कों को रूपक। नेक्स्ट है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 नहीं, और राइट आंसर ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन है आपके पास अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संगार। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, शुंग और गुप्त। तो राइट आंसर है गुप्त। नेक्स्ट है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 रामगुप्त। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है? ऑप्शन है प्रयाग के, गया के, एरण के और नालंदा के। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रयाग के। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है धन्वंतरी कौन थे? तो ऑप्शन है आपके पास अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ, ऑप्शन 2 है कहर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार और ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, और 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे होगा जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और 9 रत्नों में से भी एक थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन है सत्ता के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त आंतरिक कलह, ऑप्शन है हूणों का आक्रमण, तीसरा है प्रांतीय शासकों का विद्रोह और चौथा है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना। तो यहाँ पर कौन सा पतन का कारण नहीं था बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है जो पतन का कारण नहीं था।
नेक्स्ट है फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोकू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता। ऑप्शन है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध राज्यों का, बौद्ध मंदिर स्तूपों और विहारों का, गौतम बुद्ध की उपदेशों का। ठीक है, तो यहाँ पर जो फायान द्वारा रचित फोकू की थी उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं है। ठीक है, बाकी सबका है, बस उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं है। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। ठीक है, ऑप्शन है तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और चौथा है भीतरगांव का मंदिर। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। ऑप्शन है कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग और वर्धन युग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, गुप्त युग। नेक्स्ट है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। ऑप्शन है धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, बराहमीर और आर्यभट्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। तो ऑप्शन है धातु विज्ञान से, खगोल शास्त्र से, गणित से और चिकित्सा से। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर, चिकित्सा से। नेक्स्ट है फायान और हेनसियांग ने खालिस्तान मतलब ऐसा कह सकते हैं ब्लैंक है कि राज्यों को देखा है। ठीक है, ये कह सकते हैं किसके शासनकाल में ये लोग आए थे। तो ऑप्शन है हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेवराय क्रमशः, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः और फिर फोर्थ है चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। नेक्स्ट है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ऑप्शन है हिंद यवन काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में और कुषाण काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, गुप्त काल में। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है बाघ धार में, मांडू, उदयगिरी, विदिशा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बाघ धार में। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। तो ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर लेख और कहोम स्तंभ लेख। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर, कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो ऑप्शन है उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण और ऑप्शन फोर है उसकी पुरावशेषता के कारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट है निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो ऑप्शन है चोल काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई भी नहीं और गुप्त काल में। तो राइट आंसर है गुप्त काल में। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था। तो ऑप्शन है गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल और राजपूत काल। तो राइट आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन है रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण और मौखरी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर, मौखरी। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गुप्त वंश। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो ऑप्शन है 14, 15, 16। ऑप्शन सेकंड है 2, 3 और 4। ऑप्शन थर्ड है 16, 17 और 19। ऑप्शन फोर है सभी गुफाओं का। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 16, 17 और 19। ठीक है, अगर थोड़ा डिटेल से जाने तो जो गुफा संख्या 17 थी उसके चित्र को चित्रशाला कहा गया और इसका निर्माण हरिसेन नामक एक सामंत ने करवाया था। और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु नाम का चित्र
सर्वोत्कृष्ट है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से? महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, अगर आगे बात करें अजंता में जो प्राप्त चित्र थे उनकी समय सीमा क्या थी? तो जो गुफा संख्या 9 व 10 थी उसमें प्रथम शताब्दी मतलब गुप्त काल से पूर्व के समय के यह चित्र अंकित थे। और जो 16 एवं 17 थी उसमें 500 ईस्वी के मतलब उत्तर गुप्त काल का समय था। और 1 से जो 2 थी गुफा संख्या थी उसमें लगभग 628 ईसा पूर्व का समय काल था। क्या कह सकते हैं? गुप्त काल से पहले का काल। ओके, नहीं, गुप्त काल के बाद का काल। ठीक है, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, इनमें से कोई नहीं, और घटोत्कच गुप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट श्रीगुप्त। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सतकर्णी, पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 अग्निमित्र। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है महरौली जो दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है चतुर्थ सदी ईस्वी, सप्तम सदी, द्वितीय सदी और तृतीय सदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट चतुर्थ सदी। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है शैव मत, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, जैन धर्म। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है गुप्तकाल की चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है आपके पास बाघ गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा, नासिक गुफाएं, एलोरा गुफाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बाघ गुफाएं। नेक्स्ट है दिल्ली के महरौली के कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन है अनंगपाल, हर्ष, चंद्र और अशोक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड चंद्र। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन है मौर्य, पाल, कुषाण और गुप्त। तो राइट आंसर है गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन है श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, चंद्रवर्दई और हरिसेन। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट कालिदास। नेक्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 319 से 500 ईस्वी। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या करके शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन है बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड शकों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम,
भगवत गीता, कुमार संभव, कामसूत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुड्रवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित है। ऑप्शन है उत्तर बंगाल में, असम में, बिहार में, उड़ीसा में। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड संस्कृत। नेक्स्ट है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो ऑप्शन है आपके पास शिव, सूर्य, बुध और विष्णु। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 विष्णु। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ऑप्शन है कुषाण, शुंग, मौर्य और गुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 गुप्त। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन काल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड गुप्त काल में। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। तिगवा मध्य प्रदेश, बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी और भूमरा मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड बयाना भरतपुर। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था। ऑप्शन है भड़ोच, कल्याण, ताम्रलिप्ति और काम्बरी। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध था। ऑप्शन है गुप्त, हूण, कुषाण और मौखरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हूण। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 71 इंपोर्टेंट जो गुप्त काल के क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया डिटेल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज गुप्त काल को भी कवर कर लिया। ओके बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके बच्चों।